दोस्तों नमस्कार। मैं मनीष सिंह। आज आप लोगों के समक्ष एक मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत जो 70 प्रश्न हैं, ये आगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा संभावित है जिसमें 70 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के पूछे जाते हैं। तो उन 70 जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वैसा ही प्रैक्टिस सेट है एक। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? आप लोग देखिए, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? देखिए, तो तुलसीदास किसके थे? ये थे विशिष्टाद्वैतवाद। डी। देखिए, अद्वैतवाद इसके जो है प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य, और द्वैतवाद मध्वाचार्य। और आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास के गुरु का नाम निम्न में से क्या था? परमानंद दास, गोविंद दास, नरहरि दास और रामानंद। तो देखिए, नरहरि दास ये थे, ये तुलसीदास के गुरु थे। रामानंद तो ये कबीर के गुरु थे। और परमानंद दास ये तो जो है अष्टछाप में थे, इनको आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। सूफी संतों ने जनता के कष्ट को दूर करने के लिए साधना का निम्न में से कौन सा मार्ग अपनाया था? फिर से एक बार देखते हैं। सूफी संतों ने साधना के कष्ट को दूर करने के लिए जनता के कष्ट को दूर करने के लिए साधना का निम्न में से कौन सा मार्ग अपनाया था? ये बताना है आपको। ये वैष्णवों का प्रेमवाद इन्होंने, क्योंकि सूफी का जो है भावनात्मक रहस्यवाद था और एक था साधनात्मक रहस्यवाद, यहाँ भारतीयों से इन्होंने लिया था। तो वैष्णवों का प्रेम मार्ग जनता को कष्ट दूर करने के लिए इन्होंने इसको अपनाया था। आगे बढ़ते हैं। मीराबाई की भक्ति साधना किस कोट की थी? दास्य भाव, गुरु भाव, सख्य भाव, मधुर भाव। तो मीराबाई की जो भक्ति साधना थी ये मधुर भाव की थी। ठीक। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? तो इन्होंने माना है प्रेम की पीर, लौकिक प्रेम, प्रतीकात्मक प्रेम, दार्शनिक अभिव्यक्ति। तो ये प्रेम की पीर को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। आगे बढ़ते हैं। सूफी
सूफी कवियों को निम्न में से क्या कहा जाता है? सूफी कवियों को निम्न में से क्या कहा जाता है? सूफी कवियों को निम्न में से क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है प्रेम मार्गी। रामचरितमानस का महत्व आज भी क्यों है? भक्ति साधना के कारण, राम की लीला गायन के कारण, जीवन मूल्यों के निर्धारण के कारण, सगुण भक्ति का एवं लोक मंगल कामना के कारण। तो ये है सगुण भक्ति एवं लोक मंगल की कामना के कारण, ये सही। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, रीतकाल के प्रमुख भेदों में से निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? देखिए, रीतकाल रीतिबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, तो रीत युक्त नहीं होता है, ये है रीतबद्ध है, रीत मुक्त होते हैं और रीत युक्त होते हैं। ठीक। रीत काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया है? प्रबंध, मुक्तक, कथा और चंपू। तो ये हो गया मुक्तक। निम्न रचनाओं में से सतसई परंपरा में सबसे पहली रचना कौन सी है? गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, वीर सतसई, बिहारी सतसई। तो ये है गाथा सप्तशती सबसे पहली रचना है जो हाल ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का साहित्य विकास निम्न लिखित अवधि में हुआ? किस अवधि में हुआ? अपभ्रंश भाषा का जो साहित्यिक विकास है वह किस अवधि में हुआ उसको बताना है। 8वीं शताब्दी से पूर्व, 8वीं से 14वीं शताब्दी तक, और 3री से 6ठी शताब्दी तक, 10वीं से 15वीं शताब्दी तक। तो इसका हो गया 8वीं से 14वीं शताब्दी तक, 8वीं से 14वीं शताब्दी तक इसका। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो ये है कड़वक, पद्धड़िया, रास, दूहा। तो ये है दूहा। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? तो अपभ्रंश भाषा का विकास संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो प्राकृत से क्या हुआ? अपभ्रंश का विकास हुआ। तो ये हो गया प्राकृत। प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ। अपभ्रंश अवहट्ठ, अवहट्ठ के बाद फिर हिंदी। ठीक। संस्कृत भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? यह स्वयंभू अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि ने माना जाता है। अपभ्रंश में राम के चरित्र के आधार पर लिखित प्रबंध काव्य रचना निम्न में से कौन है? अपभ्रंश में राम के चरित्र के आधार पर लिखित प्रबंधात्मक रचना निम्न में से कौन है? पहुचर्यु, रिठड़ेमचर्यु, स्वयंभू छंद, महापुराण। देखिए, स्वयंभू की पहुचर्यु, स्वयंभू की महापुराण, पुष्पदंत। आगे बढ़ते हैं। पाहुण दोहा के रचनाकार कौन थे? पाहुण दोहा के रचनाकार कौन थे? पुष्पदंत, राम सिंह, सरहपा, धनपाल। तो ये है राम सिंह। निम्नलिखित हिंदी काव्यों में से कौन सा काव्य अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न है? संत काव्य, वीर काव्य, श्रृंगार काव्य और राम काव्य। तो ये है संत काव्य, बिल्कुल भिन्न है।
श्रृंगार काव्य की भी रचना हुई थी अपभ्रंश में, उसके बाद वीर काव्य की भी और राम काव्य की भी, ये जो है अलग है। खड़ी बोली हिंदी काव्यों का विकास किस भाषा में हुआ? खड़ी बोली हिंदी काव्यों का विकास किस भाषा में हुआ? ब्रज, अवधी, दक्कनी हिंदी और अपभ्रंश। तो दक्कनी हिंदी। हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ए कोटा बूंदी, बी डूंगरपुर बांसवाड़ा, सी जोधपुर पाली, डी जोधपुर बीकानेर। कोटा और बूंदी एरिया में हड़ौती प्रचलित है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के लेखक किसे माना जाता है? तो ये हैं गारसाद तासी। इनकी पुस्तक का नाम इस्तवार दला लिटरेच्यूर हिंदू हिंदुस्तानी। आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अब 21 पे आते हैं। आप लोग बताइएगा कैसे प्रश्न रहा। पृथ्वीराज रासो मूलतः किस तरह का काव्य है? वीर काव्य, श्रृंगार काव्य, प्रशस्ति काव्य और संदेश काव्य। तो ये है प्रशस्ति काव्य। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? गारसाद तासी, कर्नल जेम्स टॉड, प्रोफेसर बुलर, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये है कर्नल जेम्स टॉड। आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? जय मयंक जय चंद्रिका, उपदेश रसायन रास, पृथ्वीराज रासो, नेमिनाथ रासो। तो ये पृथ्वीराज रासो में जो है इतिहास की उपेक्षा की गई है, जिसमें उनके जन्म के संबंध में, उनकी माँ के संबंध में और उसकी ऐतिहासिकता के संबंध में काफ़ी विवाद है। अब 24वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति कौन सी है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो और विद्यापति की पदावली। तो यह है बीसल देव रासो। इसके रचनाकार कौन है आप लोग कमेंट में बताइएगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का है, परमाल रासो जगनिक का है जिसे आलखंड के नाम से जाना जाता है, विद्यापति पदावली विद्यापति का है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ए दक्षिण भारत, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी उत्तर भारत। 25 का ए ये है दक्षिण भारत। समग्र भक्तिकालीन काव्य का कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा निषेध, अहंकार का त्याग और ईश्वरीय लीला गायन। तो समग्र भक्तिकालीन काव्य में कौन सी विशेषता होती है? भक्तिकाल में जितनी भी रहे हैं, राम भक्ति धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, उसके बाद संत काव्य धारा, तो उसमें मतलब कि सब मिलाकर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो इसका है अवतारवाद में विश्वास, जाति प्रथा में निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला गायन। तो ये है अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग ये जो है सब में विशेषता लागू होती है समग्र रूप से। अब 27 नंबर पे हम लोग चलते हैं। संत काव्य का महत्व निम्न में से किस कारण माना जाता है? संत काव्य का महत्व निम्न में से किस कारण माना जाता है?
भक्त जन्म मरण से मुक्त है, ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है, भक्ति क्षेत्र में जाति पाति का भेद और शास्त्रीय ज्ञान का महत्व। तो इसका आंसर होगा ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है। कबीरदास जी के बारे में आप जानते ही हैं। वल्लभाचार्य ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद और द्वैतवाद। तो वल्लभाचार्य का क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? ये रामानुजाचार्य का है। अद्वैतवाद शंकराचार्य जी का है। द्वैतवाद मध्वाचार्य जी का है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूरसागर का काव्य रूप निम्न में से कौन सा है? प्रबंध काव्य, ए प्रबंध काव्य, बी महाकाव्य, सी खंड काव्य, डी गीत काव्य। सूरसागर का काव्य रूप क्या है? आप लोग बताएंगे। गीत काव्य है ये। तुलसीदास की भक्ति भावना को किस वर्ग में रखा जा सकता है? तुलसीदास की जो भक्ति भावना है उसको किस वर्ग में रखा जा सकता है? ए साख्य भाव, बी मधुर भाव, सी श्रृंगार भाव, डी दास्य भाव। तो ये हो गया डी दास्य भाव। अब हम लोग आ गए हैं 31। रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि वह अत्यंत मांसल है, वह अलौकिक और आध्यात्मिक है, वह सुजान से प्रेरित है, वह स्वानुभूत और रीति मुक्त है। वह मांसल नहीं है, वह अलौकिक और आध्यात्मिक भी नहीं है, ये और सुजान से प्रेरित, वह स्वानुभूत और रीत मुक्त है। रीत निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? चिंतामणि का है, कविकुल, कल्पतरु। 33 नंबर पे आते हैं। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। आधुनिक काल में हिंदी गद्य और पद्य की भाषा के परिमार्जनकर्ता निम्न में से कौन थे? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बालमुकुंद गुप्त, सी श्याम सुंदर दास, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग की कविता का स्वर निम्न में से किससे संबंधित है? उपदेशात्मक और इतवित्तात्मक, प्रकृति चित्रण, नवजागरण परक, नारी चेतनात्मक। तो ये क्या है? ये उपदेशात्मक और इतिवृत्त वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला को निम्न में से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर और साकेत। ये हो गया साकेत की नवम सर्ग में काफ़ी जो है मार्मिक प्रसंग है। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसके गीतों के मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? ए प्रसाद, बी पंत,
सी महादेवी, डी निराला। तो ये हैं महादेवी वर्मा जी। प्रसाद हैं, इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। पंत हैं, इनका जन्म 1900 में हुआ था। निराला, इनका जन्म 1898 में हुआ था और 97-98 माना जाता है। और महादेवी वर्मा, इनका जन्म 1907 में हुआ था। और कुछ इम्पॉर्टेंट और चीज़ें हैं कि प्रसाद जो है शैव दर्शन से प्रभावित थे और महादेवी वर्मा जो बौद्धों की करुणा है उससे प्रभावित थीं, और पंत जो थे ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, और निराला शैव दर्शन से प्रभावित थे। निराला जो है वो विवेकानंद जी से प्रभावित थे। आगे बढ़ते हैं। छायावादी कवियों में रहस्य भावना किस तरह व्यक्त हुई है? असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में, असीम से मिलन की इच्छा के रूप में, और उपर्युक्त सभी रूपों में। तो असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में ये भी सही है, और असीम से मिलन के काल्पनिक रूप में भी ये भी सही है, और असीम से मिलन की इच्छा के रूप में ये भी सही। तो इसलिए इसका हो गया डी, यानी सभी कथन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। छायावादोत्तर काव्य में छायावादोत्तर काल काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उल्लेख किस रूप में मिलता है? छायावाद के बाद जो काव्यधारा चली उसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा एक चली, तो इसमें इसका उल्लेख किस रूप में? जाति एकता, अतीत की आलोचना, आत्मोत्सर्ग की भावना, प्रणय भावना के लौकिक धरातल के रूप में। तो ये है आत्मोत्सर्ग की भावना। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची, ए पैसाची अपभ्रंश, बी नागर अपभ्रंश, सी सौरसेनी अपभ्रंश, डी अर्धमागधी अपभ्रंश। तो इसका है पैसाची सौरसेनी अपभ्रंश। इसी से खड़ी बोली भी आई, कन्नौजी आई, बुंदेली, ब्रजभाषा, 5 बोलियाँ सौरसेनी से उत्पन्न हुई थी। अर्धमागधी से जानते ही हैं आप लोग, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है? तो ए रेखता, बी हिंदवी, सी कौरवी और डी दहलवी। तो ये है कौरवी। ढूढ़ाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? कोटा बूंदी में, अलवर भरतपुर में, जयपुर सवाई माधोपुर में। तो फिर से देख लेते हैं। ढूढ़ाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? कोटा बूंदी में, अलवर भरतपुर में, जयपुर सवाई माधोपुर में और जोधपुर बीकानेर। तो इसका है जयपुर सवाई माधोपुर में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर और गारसाद तासी। तो सबसे पहले किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। 1888 में इनका ग्रंथ आया था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसमें इन्होंने काल क्रमानुसार सबसे पहले वर्गीकरण किया। आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? अब्दुल रहमान,
अमीर खुसरो, स्वयंभू और सरहपा। ये थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, पटियाली के। 1253 में इनका जन्म हुआ था एटा पटियाली में। और उन्होंने काफ़ी सुल्तानों के दरबारों में रहे। और अमीर खुसरो ने जो है पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखने और खालिक बारी जो हिंदी उर्दू जो है शब्दकोश, उसको भी इन्होंने तैयार किया। आगे देखते हैं, फिर 45 पे पहुँचते हैं हम लोग। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। दलपत विजय, नरपत नाल, नल्ह सिंह और मधुकर भट्ट। ये हैं नरपत नाल। ये कौन नरपत नाल है? निर्गुण साधक भक्त कवियों में काल क्रमानुसार प्रथमोल्लेख कौन है? काल प्रथमोल्लेख कौन है? ज्ञानदेव, नामदेव, कबीर, रैदास। आप लोग बताएं। नामदेव। देखिए, हम थोड़ा सा लेट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग भी अपना आंसर दे सकें। तन चितौर मन राजा कीना, इस पंक्ति में किस प्रकार की वर्णन शैली का प्रयोग किया गया है? ये तो पंक्ति आप लोगों ने पकड़ ली कि ये नागमती वियोग वर्णन से है। ए कथात्मक शैली, बी समासोक्तिपरक शैली, सी अन्योक्तिपरक शैली और रूपातिशयोक्ति परक शैली का। ये अन्योक्तिपरक शैली का एग्जाम्पल है, वर्णन है। संत तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है? अभी ऊपर पूछा था किस संप्रदाय से है, अब देखिए आचार्य परंपरा से है। नंबर 1 ए रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंदी। तो ये हैं रामानंदी परंपरा। आगे देखते हैं 49 क्वेश्चन है। प्रगतिवादी काव्य की दृष्टि निम्न में से क्या है? दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, वैयक्तिक यथार्थ और यथा स्थितवादी। तो ये हैं वर्ग चेतना प्रधान, क्योंकि ये प्रगतिवाद जो काव्यधारा 1936 इसकी डेट मानी जाती है और 36 से 43, और कार्ल मार्क्स के दर्शन से काफ़ी ये प्रभावित थे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आगे बढ़ते हैं। नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या है? रोमानियत से युक्त, विम्ब विधान से युक्त, बोलचाल की शब्दावली, अलंकारिता से युक्त। तो यह है विम्ब विधान से युक्त। आगे देखते हैं। साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण निम्न में से क्या था? साठोत्तरी कविता में जो निषेधात्मकता थी उसका कारण निम्न में से क्या था? ए राजनीतिक दबाव और मूल्यहीनता, बी सपाट बयानी और बड़बोलापन, सी सामाजिक यथार्थ की अतिशयता, डी पराजय भावना और नैराश्य। इसका है सपाट बयानी और बड़बोलापन। स्वातंत्र्योत्तर नाटकों की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए यथार्थपरक बौद्धिकता, बी प्रेम की भावुक और मानवीय संवेदना,
सी मनोवैज्ञानिक स्तर पर चारित्रिक विकास, डी जीवन की विषमता का चित्रण। जीवन की विषमता का चित्रण। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी कल्प के रचयिता कौन थे? नरेश मेहता, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल और डी हैं अज्ञेय। तो इसकी रचनाकार है गिरिजा कुमार माथुर। रस निष्पत्ति की सर्वमान्य व्याख्याकार कौन है? अभिनव गुप्त, नगेंद्र, जगदीश गुप्त, भरत मुनि। तो ये हैं भरत मुनि। शब्द शक्तियों के विचारानुसार निम्न में से कौन सा मत अमान्य है? अर्थ संपत्ति, शब्द, शब्दार्थ, अर्थ ज्ञान का साधन। ये है अर्थ संपत्ति। अब आगे बढ़ते हैं। अलंकार के निम्न भेदों में कौन अस्वीकार्य है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, काव्यालंकार। तो देखिए अलंकार के 3 ही माने जाते हैं, तो काव्यालंकार कोई नहीं होता है। दिवसावसान का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है? देखिए मानवीय रूप दिया जा रहा है, तो मानवीकरण अलंकार। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम 58 क्वेश्चन पर। वह नवनीत कहाँ था, कहाँ है, रह जाता है तक्र। में कवि ने तक्र को प्रतीक बताया है किसका? समग्रता का, रहस्यमयता का, निसारता का और समन्वय का। समन्वय का प्रतीक, सॉरी ये समन्वय का प्रतीक। अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कवि किसका प्रयोग करता है? अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कवि किसका प्रयोग करता है? तो बिंबों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि प्रमुख मानी जानी चाहिए? कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि प्रमुख माना जाना चाहिए? तो श्रृंगार रस वर्णन दृष्टि, बी आध्यात्मिक संकेत दृष्टि, सी लोकोत्तर रतिभाव दृष्टि, डी लीलागान दृष्टि। तो इसका हो गया लीलागान दृष्टि। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? ये तो बता ही देंगे। नंददास, चतुर्भुज दास तो अष्टाप में थे, ये भी परमानंद दास भी थे, कृष्णदास भी। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस को हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना महत्व क्यों दिया जाता है? देखिए फिर आ गया क्वेश्चन। राम भक्ति की को प्रतिष्ठित करने के लिए, उदात्त भावों के पोषण के लिए, भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए। तो भारतीय धार्मिक भावों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए। राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगार भावना के प्रवर्तक कौन हैं? देखते हैं। तो अग्रदास, नाभादास, प्रियादास, केशवदास। तो इसमें है श्रृंगार भावना को अग्रदास। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार पूछा है। अब देखते हैं भाषा भूषण की रचयिता कौन है? भाषा भूषण के रचयिता भूषण, देव, कुलपत मिश्र और जसवंत सिंह। तो ये हो गया जसवंत सिंह। निम्न में से कौन सा कवि रीत मुक्ति काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है?
तो ए रसनिधि, बी घनानंद, सी आलम और डी ठाकुर। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। तो रसनिधि इसमें नहीं आएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। भारतेंदु का कौन सा नाटक एक अनुदित रचना है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चंद्रावली, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवति, विद्या सुंदर और अध्ययन नगरी। तो 1868 में आया विद्या सुंदर। हिंदी में समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है समालोचना के लिए? कविवचन सुधा, ब्राह्मण, हरिश्चंद्र पत्रिका और आनंद कादम्बनी। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की आनंद कादम्बनी आलोचना के सूत्रपात के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है? विकट भट्ट, भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी। तो जयद्रथ वध। छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त हुई है? प्रकृति का मानवीकरण, अव्यक्त सत्ता का प्रत्यक्षीकरण, स्वानुभूति की विवृत्ति, सौंदर्य का संधान। प्रकृति का मानवीकरण। आगे देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत की उत्तरवर्ती रचना कौन सी है? ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको देखिए, क्योंकि अरविंद पहले छायावाद से प्रभावित थे, फिर प्रगतिवाद से प्रभावित कुछ रचनाएं आईं, तो उसको जानना आवश्यक है। तो स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल इसमें आती हैं, तो ये हो गया स्वर्ण धूली। इस प्रकार हम लोगों ने मित्रों 70 प्रश्न देखा, जो उसी लेवल का है जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रश्न पत्र को आप लोग देखिए, बहुत सी लाभदायी है, और ये सभी परीक्षाओं के लिए है, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं। और इसके साथ ही आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।